हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री आई क्यू। सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में AENT 5121 सॉल्व किया, जिसमें हमने उसका पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया था, उसी कंटिन्यूएशन में हमारा ये लेक्चर है जिसमें हम लोग AENT 5121 का पार्ट सी एंड पार्ट डी कवर किए करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे पेपर सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी हो रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी इन अ लर्निंग मैनर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो जैसा कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व कर लिया है, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से। और पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेस्टिसाइड रेसिड्यू। कि जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है वो क्या होता है। पेस्टिसाइड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है ना, और रेसिड्यू रेसिड्यू का आप समझते ही हैं। तो जैसे कि मैं आपसे पहले भी बोलते आ रही हूँ कि क्वेश्चन को लिखने से पहले आप उनके वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए। तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू वर्ड का मतलब हम समझते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि उसका एक्चुअल आंसर क्या है, हमने जो मतलब समझा वो सही है या नहीं, है ना। तो pesticide residue are traces of pesticide active ingredient and metabolites that remain on food after being applied on farm or in the post harvest handling, including any specific derivatives such as degradation and conversion of products, metabolites, reaction product and impurities considered to be toxicological। देखो, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब जो ट्रेसेस बच जाते हैं, है ना। और पेस्टिसाइड का मतलब जो भी पेस्ट को हम लोग किल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू क्या होता है, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, है ना, जो हमारे फूड में या फिर जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें बच जाता है, हमारे फील्ड जो भी प्रोसेसिंग है उसके बाद, या फिर जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है उसके बाद, जो उसमें पेस्टिसाइड का अमाउंट जो बच जा रहा है, जो भी ट्रेस लेवल उसमें बच जा रहा है, वो होता है हमारा पेस्टिसाइड रेसिड्यू। ठीक है। या फिर जितने भी इम्प्योरिटीज़ जो हमारे फूड में बच जाते हैं आफ्टर द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, वो होता है पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो कि टॉक्सिक होता है नेचर में, है ना, क्योंकि पेस्टिसाइड है मतलब टॉक्सिक तो है ही। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट अबाउट थाइजोनोप्टेरा विथ एग्जाम्पल। जो हमारा ऑर्डर है थाइजोनोप्टेरा, उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग को उसके बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट है डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट कैसा होता है ना। तो हेमी मेटाबोला टाइप होता है ये, है ना। और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब इसमें कौन कौन से स्टेज प्रोड्यूस होते हैं, एग, निम्फ एंड अडल्ट, जो लार्वल स्टेज है वो इसमें मिस्ड होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसका टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये पेरेनोप्टेरा से बिलोंग करता है, जो कि क्लोजली रिलेटेड है हमारे हेमिप्टेरा से। ठीक है। अब जो थाइजोनोप्टेरा है वो दो सब ऑर्डर में, जो थाइजोनोप्टेरा क्या है, एक ऑर्डर है ना। तो ये टू सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, क्या क्या, टेरिब्रांटिया एंड ट्यूबुलिफेरा। ठीक है। द सब ऑर्डर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द शेप ऑफ लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, शॉर्ट एंड पॉइंटेड इन द टेरिब्रांटिया, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर इन द ट्यूबिलिफेरा। Distribution: common inhabitant of flower, leaf litter and fungi throughout the world. Approximately 5 family, 694 species in North America and 8 family and more than 4500 species worldwide. ठीक है। तो जो थाइजोनोप्टेरा है ये दो सब ऑर्डर में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने बताया, टेरिब्रांटिया और ट्यूबिलिफेरा। तो इस दोनों में हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, दोनों में अंतर कैसे जानेंगे। ठीक है। तो जो उनका एब्डोमिनल सेगमेंट होता है ना, उसके लास्ट सेगमेंट से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। जो टेरिब्रांटिया है उसमें शॉर्ट और पॉइंटेड रहता है लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, और जो ट्यूबिलिफेरा है उसमें लॉन्ग और ट्यूबुलर रहता है। ओके। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फ्लावर्स में, लीफ लिटर्स में, है ना, फंजाई में। और जो इसके स्पीसीज़ और फैमिली के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इसकी 5 फैमिली और 694 स्पीसीज़ प्रेजेंट है हमारे नॉर्थ अमेरिका में,
और 8 फैमिली और मोर देन 4500 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में इसके प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इसके एडल्ट के बारे में, ये हमने क्या बात की, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग जब इसके एडल्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि एंटीना शॉर्ट 6 to 10 सेगमेंट, हेड नैरो एंटीरियरली फॉर्मिंग अ कोनिकल ओपनिंग माउथ, बॉडी सिलेंड्रिकल और स्पिंडल शेप्ड, फ्रंट एंड हिंड विंग स्लेंडर, रॉड लाइक with a dense fringe of long hair. Many species are secondarily wingless, tarsi 1 to 2 segmented with irreversible adhesive bladder apically. जो इसमें एंटीना प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो शॉर्ट रहता है और 6 से 10 सेगमेंट प्रेजेंट रहता है। जो इसका हेड है ना, वो क्या होता है, एंटीरियर पोजीशन पे रहता है और इसका जो माउथ ओपनिंग है वो कोनिकल टाइप होता है। इसका बॉडी सिलेंड्रिकल रहता है या फिर स्पिंडल शेप्ड रहता है। ठीक है, जो इसके विंग्स हैं, ये फ्रंट और हिंड विंग्स क्या होते हैं, सिलेंडर रहते हैं, रॉड लाइक के होते हैं और लॉन्ग हेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो बहुत सारे स्पीसीज़ हैं वो विंगलेस भी होते हैं। जो इसका तारसस है ना, वो 1 से 2 सेगमेंट रहता है और इसमें ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया, हमने किसके बारे में देखा, थाइजेनोप्टेरा के बारे में देखा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट लेपिडोप्टेरा विद एग्जाम्पल। लेपिडोप्टेरा के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, तो द वर्ड लेपिडोप्टेरा इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म लेपिडो विच मीन्स स्केल एंड एंशियंट ग्रीक टर्म लेपिस एंड टेरन विच इम्प्लाई विंग्स एंड स्केल्स रेस्पेक्टिवली। देखो, जो लेपिडोप्टेरा वर्ड है ना, इसको हमने लैटिन वर्ड से लिया है, लेपिडो या टेरन, है ना। तो लेपिडो का मतलब क्या होता है, जो स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में। ठीक है, और टेरन का मतलब क्या होता है, विंग्स। ठीक, और अगर हम लोग ग्रीक टर्म में देखें तो लेपिस और टेरन, तो लेपिस का मतलब इसमें क्या होता है, स्केल्स और विंग्स, जो हमने इसमें देखा। ठीक है, लैटिन वर्ड में देखा। अब as a result, Lepidoptera meaning refers to insect with scaly wings. It is the second largest, most diversified, globally distributed and well-known insect order in the phylum Arthropodas class Insecta. जो लेपिडोप्टेरा है, ठीक है, तो जैसा कि हमने वर्ड का मीनिंग जब देखा, उससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो लेपिडोप्टेरा है वो जो स्केली विंग्स वाले इंसेक्ट होते हैं उनको बिलोंग करता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट और डाइवर्सिफाइड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड इंसेक्ट ऑर्डर है, जो कि किस फाइलम के अंदर आता है, ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर आता है और इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है। ठीक है, ये हुआ हमारा लेपिडोप्टेरा। और लेपिडोप्टेरा में हमने देखा था क्या आते हैं, बटरफ्लाइज वगैरह आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्हाट इज़ सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक क्या होता है, तो हमने पार्ट बी में अभी पढ़ा था रिसर्जेंस, और रिसर्जेंस में हमने क्या देखा कि उसको सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक भी बोलते हैं। तो वही हमारा क्या है, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक है। हम लोग यहाँ पे भी उसका डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक अकर्स व्हेन यूज ऑफ पेस्टिसाइड to reduce densities of an unwanted target pest trigger subsequent outbreak of the other pest species। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग एक पेस्ट को कंसिडर करके उसके लिए पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करके उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, पर उसके कंट्रोल के साथ साथ क्या होता है कि जो सेकेंडरी पेस्ट है वो वहाँ पे पॉपुलेशन उसका ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जो अदर पेस्ट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। और हम लोग को क्या याद रखना है कि इस टर्म को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिसर्जेंस बोलते हैं। और एक और टर्म हमने देखा था कि हम लोग उसको और क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट, रिसर्जेंस, और जो तीसरा टर्म है वो अपने को दिया है सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। तो ये 3 टर्म हमारे सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक को शो करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म आए तो अपने को ये डेफिनेशन ही लिखना है, या फिर जो मैंने आपको समझाया वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा,
डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इस चीज़ को अपने को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस बाय बॉटनिस्ट लीनियस। ये हमारा उसमें लीनियस जो है ये इटैलिक्स में होगा, सॉरी फॉर दैट। बटरफ्लाइज, स्कीपर्स, माइक्रोमॉथ एंड मैक्रोमॉथ। There are 126 families, 46 superfamilies in this group. On the basis of morphological, anatomical, behavioral and ecological traits, they can be distinguished. देखते हैं हम लोग कि जो बॉटनिस्ट लीनियस थे, है ना, इन्होंने जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है इसको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया था। वो तीनों क्लास क्या क्या थे? बटरफ्लाई, स्कीपर, माइक्रोमॉथ और मैक्रोमॉथ, ठीक। अब इसके अंदर आता है 126 फैमिली, 46 सुपर फैमिलीज इस ग्रुप के अंदर आते हैं। अब इसके ये हुआ लीनियस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसको मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और बिहेवियरल, इकोलॉजिकल ट्रेड्स के हिसाब से जब क्लासीफाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस थिन ओपन शीट थ्रू विंग्स, चीविंग माउथ पार्ट, कंपाउंड आई दैट आर यूजुअली लार्ज although may are blind, example ants and fig wasp. The female generally have an ovipositor which may be modified for sawing, piercing or stinging. complete metamorphosis. इसमें क्या होता है? complete metamorphosis होता है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग होते हैं। जो माउथ पार्ट होता है वो चीविंग टाइप होता है। जो आइज़ होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। और बहुत सारे जो इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पीसीज़ वो क्या होते हैं? ब्लाइंड भी होते हैं, जैसे कि एंट हो गया, फिग वॉस्प हो गया, ये सब क्या है? ब्लाइंड है ना। और जो फीमेल है उनमें ओविपोजिटर प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं? पियर्स करते हैं और स्टिंगिंग भी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा है राइट द लिमिटेशन ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है ये चीज़ हमने पहले देखा है ना। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने देखा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड जो हैं उनके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो देखते हैं, इंसेक्टिसाइड डू नॉट ऑलवेज स्टे इन द एरिया वेयर दे आर अप्लाइड। They are highly mobile in their surrounding, moving frequently through water, air and soil. The issue with pesticide mobility is that when pesticides migrate, they come into contact with other organisms and potentially harm them. Insecticides have also been demonstrated to disturb an ecosystem's balance. When an insecticide is used, it often kills non-pest creature as well. देखो, इंसेक्टिसाइड ऐसा नहीं है कि हम जिस एरिया में अप्लाई कर दिए वहीं तक लिमिटेड रहेगा। ये दूसरे एरियाज में क्या करता है? ये मूव कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल होता है अपने सराउंडिंग में। तो फिर ये क्या होता है? वाटर से, एयर से और सॉइल के थ्रू ये क्या करता है? मूव कर जाता है, ठीक। और जब ये पेस्टिसाइड मूव करता है तो ये क्या करता है? जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देता है? हार्म पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी इंसेक्टिसाइड हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, है ना, तो वो क्या करता है? इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, ठीक। और जब हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस पेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी पे टारगेट करें। कभी कभी ये क्या करता है? नॉन टारगेटेड पेस्ट, मतलब जिसको हमको बचाना है उसको भी किल कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन, डिफाइन टेक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो टेक्सोनॉमी है वो डिफाइन करना है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है इन दोनों को अपने को बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, जब हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स प्राइमरली विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज़ एसेंशियल टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप। जो टेक्सोनॉमी है ये साइंस का ब्रांच है ना, जो इंसेक्ट के डिस्क्रिप्शन, उसके आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के साथ डील करता है, ठीक है। इंसेक्ट को क्या करता है? अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाता है, ठीक। दूसरा टर्म अपने को क्या दिया गया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? नामकरण। और बाइनोमियल, बाई का मतलब हम लोग जान रहे हैं 2, है ना।
तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है इसको अपने को बताना है। A system of naming plant and animal in which each species is given a consisting of two terms, of which the first name the genus and the second the species itself. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि हम लोग ये सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ नेमिंग है ना, नामकरण का एक विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म से नाम देते हैं। जो पहला टर्म होता है वो उसके जीनस के अकॉर्डिंग होता है और दूसरा टर्म वो क्या स्पीसीज़ है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टेक्सोनॉमी नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन हेट्रोप्टेरा एंड होमोप्टेरा। होमोप्टेरा और हेट्रोप्टेरा के बीच में हमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो जो होमोप्टेरा है और हेट्रोप्टेरा है ये दो इंसेक्ट ग्रुप हैं, है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो होमोप्टेरा है ना, वो क्या करते हैं, अपने एंटीना को यूज़ करते हैं प्लांट जूस के सकिंग के लिए। लेकिन जो हेमिप्टेरा है ये क्या होते हैं, हेमिप्टेरा मतलब जो हमारा हेट्रोप्टेरा है ना, ये क्या होता है, दोनों ही प्लांट और ब्लड के फीडर होते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, द की डिफरेंस बिटवीन द होमोप्टेरा मतलब कि होमोप्टेरा एंड हेट्रोप्टेरा इज दैट होमोप्टेरा इज अ प्लांट फीडर दैट यूजेस इट्स एंटीनी टू सक प्लांट जूस, मतलब कि एंटीना को यूज़ करता है प्लांट के जूस को सक करने के लिए और अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। वाइल हेट्रोप्टेरा इज बोथ अ प्लांट एंड अ ब्लड फीडर, ये प्लांट को भी फीड करता है और ब्लड को भी फीड करता है। ओके, हेमिप्टेरा को यहाँ पे आपको हेट्रोप्टेरा कंसिडर करना है, मेरे से मिस टाइप हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कि क्या है, होमोप्टेरा और हेट्रोप्टेरा को बताया गया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिफाइन काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर विद एग्जाम्पल। जो काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है उसका एग्जाम्पल देना है और ये होता क्या है इस चीज़ को अपने को बताना है। ठीक, तो सबसे पहले काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर को हम लोग एब्रीविएटेड फॉर्म में क्या लिखते हैं, CSI, है ना। तो ये क्या है, हैज़ बीन अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एम्प्लॉयड इन recent pest management programs. These molecules are released by spraying or as larvicide in species breeding site and act against insect and mites by inducing malformation of the cuticle and abortive molting. Chitin synthesis inhibitors are used to control L. salmonis in aquaculture. CSI act by interfering with chitin formation and molting. जो काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है ना, ये क्या है, हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इसको लार्ज नंबर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लार्विसाइड होते हैं। ठीक, जहाँ पे जब भी हम लोग इसको ब्रीडिंग साइट्स पे स्प्रे करते हैं तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करते हैं और जो भी उसमें क्यूटिकल होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और उसमें मैल फॉर्मेशन कॉज करा देते हैं, जिसके चक्कर में जो मॉल्टिंग है वो क्या हो जाता है, अबॉर्टिव हो जाता है। मतलब जो भी हमारे लार्वाज हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे और किल हो जाएंगे। तो इससे अपन को क्या समझ आता है कि जो काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये एक लार्विसाइड की तरह काम करता है। ठीक, और जो एल साल्मोनीज है उसको हम लोग एक्वाकल्चर में यूज़ करते हैं एज अ काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, जो क्या करता है, काइटिन के साथ ही इंटरफेयर करेगा और उसके फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करके उसको मेल फॉर्मेट कर देता है और मॉल्टिंग को इनहिबिट कर देता है, जिससे हमारा लार्वा क्या होता है, किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा CSI। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज़ गामा रेडिएशन। जो गामा रेडिएशन है वो क्या होता है। ठीक है, तो गामा रेडिएशन इज मेनली यूज्ड फॉर डिसइंफेस्टिंग इंसेक्ट पेस्ट एज एन अल्टरनेटिव फॉर एन हार्मफुल फ्यूमिगेंट। द स्पेसिफिक डोज ऑफ रेडिएशन इज नोन टू अफेक्ट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, है ना। गामा रेडिएशन क्या होता है, तो गामा रेडिएशन का यूज़ करके हम लोग किसी भी इंसेक्ट पेस्ट को क्या करते हैं, डिसइंफेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं,
जो हार्मफुल फ्यूमिगेशन होता है ना, फ्यूमिगेशन का मतलब फ्यूम्स का यूज़ करके जब हम लोग इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट। तो वैसे ही जब हम लोग रेडिएशन को यूज़ करते हैं ताकि जो इंसेक्ट और पेस्ट के पॉपुलेशन है उसको हम लोग रिटार्ड कर सकें, है ना, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकें और उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसका स्पेसिफिक डोज है वो क्या होता है हमारे इंसेक्ट पेस्ट के, मतलब कि जब हम लोग इसके स्पेसिफिक डोज को यूज़ करते हैं तो हमारे इंसेक्ट और पॉपुलेशन के जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं उनको ये अफेक्ट करता है। ओके, तो ये हुआ हमारा गामा रेडिएशन और उसका यूज़। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, नेम द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर एंड राइट सम कैरेक्टर्स ऑफ इट। जो सबसे बड़ा इंसेक्ट ऑर्डर है हमको वो बताना है और उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसको हमको लिखना है। तो जब हम लोग लेपिडोप्टेरा पढ़ रहे थे मैं क्या बताई थी कि ये सेकंड सबसे बड़ा ऑर्डर है ना, और अभी हम लोग देखेंगे कि लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है। तो लार्जेस्ट ऑर्डर है हमारा कोलियोप्टेरा, और इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, दे आर मैन्यूट टू लार्ज साइज इंसेक्ट, antenna is usually 11 segmented, mouth parts are chewing type, mandibles are short with blunt teeth at the nasal face in phytophagous group। कैरेक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, मतलब माइन्यूट साइज़ के होते हैं, मतलब माइन्यूट साइज़ से लार्ज साइज़ दोनों होते हैं। ठीक है, और जिसमें एंटीना जो प्रेजेंट होता है उसके 11 सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स का मतलब क्या समझे, ये एक सेगमेंट हुआ, फिर ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ऐसे इस एंटीना के पूरे 11 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके जो माउथ पार्ट्स है वो क्या होते हैं, चीविंग टाइप, चीविंग मतलब चबाने वाले। ठीक है, उसके बाद जो मैंडिबल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और उसमें ब्लंट टीथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 और हमारे पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट टेरिगोटा एंड ए टेरिगोटा ऑर्डर। ठीक है, ये एप टेरिगोटा इसको नहीं पढ़ा जाता है, जो पी है ये इसमें साइलेंट वर्ड होता है और इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ए टेरिगोटा। ठीक, तो ये दोनों क्या हैं, आर टू सब क्लासेस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के दो सब क्लासेस हैं। ठीक है, जो अ टेरिगोटा है इज़ अ क्लास ऑफ इंसेक्ट दैट इंक्लूड्स विंगलेस इंसेक्ट, वाइल टेरिगोटा इज़ अ class of insect that includes winged insect. Thus this is the key difference between Pterygoта and Apterygota। जो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो अटेरिगोटा होता है उसमें विंगलेस इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनका विंग्स नहीं है वो इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो टेरिगोटा है वो ऐसा सब क्लास है जिसमें विंग्ड इंसेक्ट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनका विंग्स है। ठीक, तो ये हुआ हमारा पार्ट सी ख़त्म। इसमें जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट एंड हेल्प यू इन द एग्ज़ाम एज मच एज पॉसिबल आई कैन। ओके, अब पार्ट डी हम लोग देखते हैं। ठीक है, पार्ट डी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। पार्ट ए में हमने देखा कि इंसेक्टिसाइड एक्ट कब दिया गया है, तो 1968 में हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट दिया गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट को याद रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो इंसेक्टिसाइड है ये कब दिया गया है, 1968 में। ठीक, अब ये एक्ट हमको इसके बारे में क्या बोला है, ब्रीफ में लिखना है, तो हम लोग स्मॉल पॉइंट्स इसके बारे में लिखते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे स्मॉल पॉइंट्स नहीं लिखना है, मैंने मेन पॉइंट्स को लिखा है, आपको इसको डिस्क्राइब भी 4 to 5 वर्ड्स में करना है। जो जब आप हर पॉइंट को 4 to 5 वर्ड में 4 to 5 लाइन्स में डिस्क्राइब करते हैं तो आपका जो आंसर है वो एक स्पेसिफिक लेंथ, एक इनफ लेंथ तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए दिए जाते हैं तो आपको लेंथी लिखना होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये एक्ट क्या है, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, transport, distribution and use of insecticide with a view to prevent risk to human being or animal for matter connected with therewith। है ना, क्या करता है ये, इंपोर्ट को रेगुलेट करता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज़ सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं उसको देखता है, जो सेल है उसको रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है,
जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंसेक्टिसाइड का वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, सही चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, है ना। जो रिस्क है ह्यूमन बीन और एनिमल्स को इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ के लिए, उसको देखता है। और जो भी इससे कनेक्टेड है दूसरे चीज़, उन सारे चीज़ों को ये इंसेक्टिसाइड एक्ट क्या करता है, कंसिडर करता है। अब एक चीज़, आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के आंसर लिखना ज़रूरी है। क्यों? जैसे कि ये आपका आंसर है ना, तो जब हम लोग पार्ट ए को देखते हैं, देखो पार्ट ए में हम क्या देखें, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन इंसेक्टिसाइड इन 1968। तो क्यों, इसका आंसर हमने क्या लिखा, ऑल ऑफ दिस। तो क्या क्या पॉइंट्स आए इसमें, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, टू रेगुलेट सेल एंड ट्रांसपोर्ट, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल गया। इसीलिए आंसर शीट को सॉल्व करने से पहले, मतलब आंसर्स को लिखने से पहले, आप एक बार क्वेश्चन पेपर की थोरो रीडिंग कर लें, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो पार्ट ए से ये क्वेश्चन हमारा पूरा क्लियर हो जाता है, जो भी पॉइंट्स हमको वहाँ पे मिले। अब क्या करना है आपको, मेन हेडिंग्स आपको मिल गए है ना, अब आपको उसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। जैसे कि जो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है ये इम्पोर्ट को रेगुलेट करता है। कैसे? कि जो हार्मफुल इफेक्ट वाले इंसेक्टिसाइड हैं, या फिर जो हमारे कंट्री को हार्श इफेक्ट दिला सकता है, रिसर्जेंस हो सकता है, ऐसे इंसेक्टिसाइड को हम लोग इम्पोर्ट ना करें। ऐसे इंसेक्टिसाइड को इम्पोर्ट ना करें जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है ना। तो ये सब पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा पार्ट डी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्ट बेस्ड ऑन देयर अकरेंस। अकरेंस के बेस पे जो पेस्ट कैटेगरीज है उसको हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, एक होता है रेगुलर पेस्ट, ओकेशनल पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट, स्पोरोडिक पेस्ट, एपिडेमिक पेस्ट और एंडेमिक पेस्ट। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले है हमारा रेगुलर पेस्ट। रेगुलर पेस्ट क्या होता है, अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली ऑन अ क्रॉप हैविंग क्लोज एसोसिएशन विद द क्रॉप। तो जिस भी क्रॉप में ये आता है, ठीक है, उसका बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है उस पेस्ट का क्रॉप के साथ, और ये फ्रिक्वेंटली उस क्रॉप में आते ही रहते हैं। रेगुलर मतलब आप समझ रहे हैं ना, रेगुलर तो फ्रिक्वेंटली उस क्रॉप पे ये आ ही रहा है। तो इसका एग्जांपल में क्या हो गया, जो शूट और फ्रूट बोरर होते हैं ब्रिंजल के, ये हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका एग्जाम्पल याद रखें। आप पेस्ट की जो डेफिनेशन है, उसका मतलब है, उसके नाम से याद रख सकते हैं, पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि इसमें जनरली एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ठीक, सेकेंड है हमारा ओकेशनल पेस्ट। ओकेशनल पेस्ट क्या है, अकरिंग इनफ्रिक्वेंटली विथ नो क्लोज एसोसिएशन विथ अ क्रॉप। हमने रेगुलर में क्या देखा कि ये फ्रीक्वेंट आते हैं उस क्रॉप पे और उसके साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। पर ओकेशनल पेस्ट क्या होते हैं कि ओकेशनल मतलब आप क्या समझ रहे हैं, किसी किसी ओकेशन पे आ रहे हैं। रेगुलर मतलब जो रेगुलर हैं, ओकेशनल मतलब किसी ओकेशन पे आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब कि इनफ्रीक्वेंट होते हैं, और क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन में नहीं रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है हमारे पास, स्नेक गार्ड और सेमिलूपर। ठीक, अब ये जो हमारा है थर्ड ग्रुप है हमारा सीजनल पेस्ट। ठीक है, जो मेरे से सेम टाइम पे लिखा गया है, तो ये क्या है हमारा सीजनल पेस्ट। ठीक, सीजनल पेस्ट क्या होता है, अकरिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर। एक सीजनल मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सीजन है ना, सीजन स्पेसिफिक है ये, तो एक पर्टिकुलर सीजन पे आएगा। और एक पर्टिकुलर सीजन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट पे आता है ईयर के, है ना। तो ये क्या होता है, ईयर के एक पर्टिकुलर पार्ट पे आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, रेड हेयरी कैटरपिलर, जो कि ग्राउंड नट का है। ठीक, अब ये रेड हेयरी का स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा उसको, रेड हेयरी। ठीक, उसके बाद हमारा फोर्थ है परसिस्टेंट पेस्ट। परसिस्टेंट पेस्ट क्या है, अकरिंग ऑन अ क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये हमारे क्रॉप पे थ्रू आउट द ईयर रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, चिली का थ्रिप्स। ठीक, फिर नेक्स्ट है स्पोरोडिक पेस्ट। स्पोरोडिक पेस्ट क्या होते हैं, ये आइसोलेटेड लोकेलिटीज़ में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट का स्लग कैटरपिलर। फिर आया एपिडेमिक पेस्ट। एपिडेमिक पेस्ट क्या है, अकरिंग इन सेवियर फॉर्म इन अ रीजन और लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर सीजन।
एक पर्टिकुलर सीजन पे सेवियर फॉर्म में, मतलब क्या होता है, हाई डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ये पेस्ट अकर होता है, ठीक। और ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में, तो वो हुआ हमारा एपिडेमिक पेस्ट। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंड नट इन भवन तालुक। भवन तालुक क्या है, जगह। हमने इसमें जगह का नाम क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर सीजन में आता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट कैटेगरी, जो कि क्या है, एंडेमिक पेस्ट। एंडेमिक पेस्ट क्या होता है, अकरिंग रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी। ये क्या होता है, ये सेवियर फॉर्म में आया है ना एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पर ये क्या होता है, रेगुलरली एक लोकेलिटी में होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, राइस गाल मिजिन मदुराई डिस्ट्रिक्ट। इससे हम क्या पता चलता है कि मदुराई डिस्ट्रिक्ट में राइस में ये मतलब ये इंसेक्ट जो है गाल मिज, इसका ओफन अटैक रहता है। और एपिडेमिक में हमने क्या देखा, रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंड नट इन भवन तालुक, ठीक। तो ये हुआ हमारा ऑकरेंस के बेस पे पेस्ट की अलग अलग कैटेगरीज, जिसमें हमने क्या देखा, रेगुलर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट, सीजनल पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट, स्पोरोडिक पेस्ट, एपिडेमिक पेस्ट एंड इंडेमिक पेस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, राइट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर आइसोप्टेरा, एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम ऑफ टर्माइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो आइसोप्टेरा है उस ऑर्डर के बारे में हमको लिखने बोला गया है, कैरेक्टरिस्टिक, और उसकी जो कास्ट सिस्टम है उसमें, उसके बारे में हमको लिखने बोला गया है, ठीक है। तो आइसोप्टेरा में क्या आते हैं, सबसे पहले टर्माइट्स आते हैं या फिर वाइट एंड्स आते हैं, ठीक है, जनरली। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग देखते हैं, द कंपाउंड आई आर फ्रीक्वेंट रेड्यूस्ड, the antenna are long and multi-segmented, and the forewing and hindwing are generally similar, membranous, and have restricted venation. Each termite lives in a nest or colony with 100,000 or ever millions of its brother and sister. In fact, the termite colony is really a large extended family. Within this family, various group of individuals have different functional roles according to a caste system. ठीक है। तो आइसोप्टेरा क्या होता है, इनमें कंपाउंड आई प्रेजेंट रहता है जो कि रेड्यूस्ड होता है ना, और जिसके एंटीना होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो फोर विंग और हिंड विंग होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। अब जो हर एक टर्माइट है वो एक कॉलोनी में या फिर एक नेस्ट में रहता है, जहाँ पे और 100,000 या फिर मिलियंस उसके भाई बहन रहते हैं, मतलब और टर्माइट भी रहते हैं, ठीक है। जो अगर हम लोग फैक्ट देखें तो जो टर्माइट कॉलोनी है ये बहुत लार्ज होती है और एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है। और इनका अलग अलग सबका रोल होता है, और उन्हीं रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम बोलते हैं। तो इनमें क्या क्या होते हैं, ड्रोन, क्वीन, सोल्जर, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रोन के बारे में। तो ड्रोन क्या होते हैं, द किंग्स आर द फर्टिलाइजर्स, they fertilize the egg of the queen. They possess a functional sexual organ with which they use to fertilize the egg of queens. They are reproductive machine of the colony. What a nice role. क्या देखते हैं हम लोग कि ड्रोन का कोई काम नहीं है। ड्रोन का सिर्फ एक काम क्या है कि रिप्रोड्यूस करना क्वीन के साथ। जो क्वीन की एग है उनको क्या करता है, ये फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो कितना अच्छा रोल है ना, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता है, उसको सिर्फ एक काम क्या है, मैटिंग है। वो सिर्फ अपने न्यू वंस को रिप्रोड्यूस करता है, क्वीन के साथ मैटिंग करके जो उसकी एग है उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। बस यही काम है ड्रोन का। उसके बाद है हमारा, अब ये व्हाट अ नाइस रोल, आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये व्हाट अ नाइस रोल नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ऐसा ही एक्सक्लेमेटरी आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद है हमारा सेकेंड, द क्वीन। क्वीन क्या करती है, the queen have a well-developed reproductive organ for mating. In other words, they are the partners in crime with the king. Their work is to reproduce. The queen also have a big abdomen with which they accommodate the egg before laying. तो क्वीन को क्या बोला गया है कि एक क्वीन क्या है, हमने ड्रोन क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ मैटिंग कर रहा है क्वीन के साथ, और बस वही ड्रोन का काम है। तो क्वीन का काम भी तो वही रहेगा ना भाई, कि ये क्या करेगा, मतलब क्या करेगी,
सिर्फ इसके पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड रहता है इसका, है ना, जो क्या करता है अपने जो उसका पार्टनर है, मतलब कि जो किंग है उसके साथ, इसको क्राइम पार्टनर बोला गया है कि ड्रोन के साथ जो मतलब जो किंग है उसके साथ ही उसके क्राइम में इन्वॉल्व रहती है, और इसका काम सिर्फ यही है कि ये क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। जैसे कि ड्रोन का काम हमने क्या देखा कि किंग का काम क्या है, उसके एग्स को फर्टिलाइज करना क्वीन के, तो क्वीन का काम क्या है, उन एग्स को ले करना, है ना। तो क्वीन को अब एग लेइंग करना है बहुत, तो इसका एब्डोमिनल सेगमेंट क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है, और ये क्या करती है, एग्स को ले करती है, और सिर्फ इसका एक काम है कि किंग के साथ इसको क्या करना है, मैटिंग करना है। ठीक, तो इनकी जीवन सॉर्टेड है इन दोनों का, और कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ अपने न्यू वंस को रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब आया हमारा सोल्जर, जो कि इनका बैकबोन है हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सही बात है कि जब मैंने क्वीन का आपको बता दिया, किंग का बता दिया, तो बाकी भी तो काम है ना। अब ये दोनों कैटेगरीज तो इनमें बिजी हैं, तो जो बाकी काम है वो क्या है, सोल्जर ही करेगी, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं है। क्या हो जाता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। इतने समझदार तो आप भी हैं कि ये क्या करेगी, है ना। तो ये सोल्जर क्या है, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉलोनी, देयर जॉब इज़ टू मेक श्योर दैट द कॉलोनी इज सेफ, दे पोजेस लार्ज हेड, थिक एक्सोस्केलेटन एंड ह्यूज मैंडिबल फॉर डिफेंस। अब क्वीन क्या कर रही है, न्यू वन रिप्रोड्यूस कर रही है, किंग क्या कर रहा है, मैटिंग कर रहा है सॉरी। तो जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉलोनी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इनका जॉब क्या है कि ये इनकी कॉलोनी को सेफ रखें। इनका हेड रहता है लार्ज, एक्सोस्केलेटन इनका बहुत थिक रहता है, और जो मैंडिबल इनके पास ह्यूज मैंडिबल होता है, ताकि ये क्या कर सकें, डिफेंस का काम कर सकें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हमारा लिस्ट आउट द टूल्स और कंपाउंड्स ऑफ आईपीएम। आईपीएम की टूल्स और कंपाउंड्स के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो टूल्स का मतलब क्या होता है, आईपीएम में जो भी चीज़ हम लोग इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उसके टूल्स हैं, है ना। अब आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता ही होगा, क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये होता है हमारा आईपीएम, है ना। इंटीग्रेटेड मतलब वेरियस फॉर्म्स को हमको यूज़ करके पेस्ट की पॉपुलेशन को मैनेज करनी है। तो ये जो वेरियस फॉर्म्स हम लोग आईपीएम में यूज़ करते हैं वही हम लोग टूल्स है हमारा, है ना। तो ये क्या क्या है, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, पैरासिटॉइड, वायरस, प्रीडेटर, फंजाई, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, बोटानिकल्स, प्रोटोजोआ, केमिकल कंट्रोल मेथड, बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच, बिहेवियरल मेथड, फेरोमोन, एलोकेमिकल, लीगल मेथड्स। इन सब के बारे में आपको एग्ज़ाम में जितना भी याद आए इन पॉइंट्स उनको लिखना है, और इन सब के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि फिजिकल मेथड में हम क्या देख लेंगे कि जो भी लाइट ट्रप्स वगैरह का यूज़ करेंगे। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग वगैरह। कल्चरल मेथड में हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन, टिलेज प्रैक्टिस, है ना। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करेंगे, पैरासिटॉइड, प्रीडेटर, ये सब का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआंस का यूज़ करेंगे, जो बॉटनिकल्स हैं उनका यूज़ करेंगे। केमिकल कंट्रोल मेथड में हम क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करेंगे। जो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है इससे हम लोग क्या करेंगे, उनको रेजिस्टेंट बना सकते हैं, है ना। बिहेवियरल मेथड से क्या कर सकते हैं, एक अलग बिहेवियर फॉर्म उनमें क्रिएट कर सकते हैं। फेरोमोन्स का यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन मतलब कि जो कि हमारा ट्रैप्स जो होते हैं, फेरोमोन ट्रैप, जिसमें हम लोग अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनसे उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। एलोकेमिकल क्या होता है, प्लांट्स क्या करती हैं, केमिकल रिपेलेंट केमिकल रिलीज़ करती हैं। और अलग लीगल मेथड्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं आईपीएम में, ये सब हमारे क्या हैं, टूल्स हैं और आईपीएम के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एंट्री। इंसेक्टिसाइड को हम लोग मोड ऑफ एंट्री के बेस पे क्लासिफाई करना है। तो मोड ऑफ एंट्री क्या होता है कि वो किस तरीके से इंसेक्ट में उसके अंदर अपने आप को पेनिट्रेट कर रहा है, या उस तक कैसे पहुंच रहा है ना, उसके अंदर कैसे जा रहा है। तो इसके अंदर हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, पहला है हमारा कॉन्टैक्ट पॉइजन,
फ्यूमिगेंट पॉइजन, स्टमक पॉइजन, सिस्टमिक पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट मतलब जब इंसेक्टिसाइड उसके टच में आता है ना, और फिर उसके अंदर पेनिट्रेट करके उसको किल करता है, तब हम लोग उसको क्या बोले? कॉन्टैक्ट पॉइजन। फ्यूमिगेंट पॉइजन क्या हुआ कि जब हम लोग फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, मतलब कि एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसका स्प्रे कर रहे हैं ना, फ्यूम्स के फॉर्म में, तो उसमें एंटर करके वो उसको किल करता है, तो ये क्या होता है? फ्यूमिगेंट्स। स्टमक पॉइजन मतलब उसके स्टमक में पेनिट्रेट होता है, मतलब इंसेक्ट क्या करता है? उसको फीड कर लेता है, फिर उसको जब इंसेक्टिसाइड उसके स्टमक में चला गया है ना, फिर वहाँ पे अपना रिएक्शन वो स्टार्ट करता है, तो ये क्या हुआ? स्टमक पॉइजन। फिर हुआ हमारा सिस्टमिक पॉइजन। तो सिस्टमिक पॉइजन क्या होता है? वो कहीं पे भी एक कांटेक्ट उसको मिल जाए, उसके बाद उसके पूरे सिस्टम को वो हैंग कर देता है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हमारा राइट ऑन द बायोलॉजिकल कंट्रोल। हमको क्या लिखना है? बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में लिखना है। ठीक है, तो biological control is the use of living organism to maintain pest population below damaging level. Natural enemies of arthropods fall into three major categories: predator, parasitoid, pathogen. जो बायोलॉजिकल कैटेगरी है या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ये क्या है? इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो हमारे पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको डैमेज लेवल से कम करते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल एनिमीज़ हैं या फिर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के एनिमीज़ हैं ना, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? प्रीडेटर, पैरासिटॉइड और पैथोजन। अब प्रीडेटर क्या होते हैं? प्रीडेटर, पैरासिटॉइड और पैथोजन को हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्योंकि इससे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पार्ट बी या पार्ट सी में पूछा जा सकता है कि प्रीडेटर क्या होते हैं, पैरासिटॉइड क्या होते हैं, या फिर पैथोजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या है? Predator catch and eat their prey. Some common predatory arthropod include ladybird beetle, carabid beetle, staphnelid beetles, syrphid flies, lacewings, minute pirate bugs, nabbit bugs, big-eyed birds and spider. प्रीडेटर क्या है? ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? अपने होस्ट को कैच करके उनको डायरेक्ट किल कर देते हैं और उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में क्या है? लेडी बर्ड बीटल, ये किसके लिए प्रीडेटर का काम करता है? तो हमारे एफिड्स जो होते हैं उनको फीड करता है। ठीक है, और जो बाकी एग्जांपल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि लेसविंग हो गया आपका, नेबिड बग हो गया, स्पाइडर्स हो गया, ये सब आपके क्या हैं? प्रीडेटर है। फिर है हमारा पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड क्या होता है? इनको हम लोग पैरासाइट भी बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट यूजुअली ईट दियर होस्ट डायरेक्टली। एडल्ट पैरासिटॉइड ले एग्स इन ऑन or near their host insect. When the eggs hatch, the immature parasitoid use the host as food. Many parasitoid are very small wasps and are not easily noticed. Tachinid fly are another group of parasitoid. They look like large housefly and deposit their white oval eggs on the back of caterpillar or other pest. The egg hatch, enter the host and kill it. Parasitoid often require a source of food in addition to the host insects such as nectar or pollen. जो पैरासिटॉइड होते हैं इनको हम लोग पैरासाइट भी बोलते हैं। अब जैसे कि हमने प्रीडेटर में देखा कि वो कैच करके उसको कंज्यूम कर जाते हैं, प्रीडेटर ऐसा नहीं करता है। प्रीडेटर क्या करेगा? वो अपने होस्ट के ऊपर एग को ले करेगा, उसके आसपास या फिर उसी के ऊपर एग को क्या करता है? ले करता है। अब ये एग क्या होगा? मैच्योर होगा जब, तो हैच हो जाएगा, है ना। फिर उसके अंदर से जो लार्वा आएगा या जो एग जो हैच होगा वो क्या करेगा? उसको धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू कर देता है और फिर उसको एंटायरली लास्ट में क्या करता है? किल कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा पैथोजन। तो पैथोजन क्या है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम लोग एक लाइन में देखें तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कॉज करता है वो हमारा क्या है? पैथोजन है। जस्ट एज मेनी अदर ऑर्गेनिज्म गेट सिक, सो डू इंसेक्ट. द मेन group of insect disease causing organism are insect parasitic bacteria, fungi, protozoa, virus and nematodes. Biological control using pathogen is often called microbial control. One very well known microbial control agent that is available commercially is called Bacterium Bacillus thuringiensis. Because not all formulation of BT are approved for use in organic system, it is important to check your certifier before using this.
पैथोजन मतलब हमने क्या देखा, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। अब पैथोजन क्या होता है, तो जितने भी जो ग्रुप हैं पैरासाइट्स के या फंजाई के, बैक्टीरिया के, वायरस के, नेमाटोड्स के, ये सब जब डिसीज कॉज करते हैं इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट भी तो सिक होंगे, तो वो क्या हुआ, हमारा पैथोजन हुआ। ठीक है। अब माइक्रोबियल कंट्रोल में हम लोग जो पैथोजन यूज़ करते हैं वो हमारे क्या है, जो बेस्ट कमर्शियली नोन है वो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अब हम लोग को ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है इटैलिक्स में होता है बिकॉज इट इज़ साइंटिफिक वर्ड। सो जब भी आप लिखते हैं कोई भी साइंटिफिक वर्ड तो आपको याद रखना है कि आपको उसको अंडरलाइन करना है ना। तो बैसिलस जो बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड हैं इसके सारे फॉर्मुलेशन अप्रूव्ड नहीं होते हैं, है ना। तो यूज़ करने से पहले हमको इसको चेक करना है कि ये अप्रूव्ड हैं या नहीं। ओके। अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि है डिफाइन पेस्टिसाइड हैजार्ड एंड राइट सम एग्जाम्पल। पेस्टिसाइड हैजार्ड क्या होता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो the hazard in using a pesticide is related to the likelihood of exposure of harmful amount of pesticide. The toxicity of a pesticide can be changed, but the risk of exposure can be reduced with the use of proper personal protective equipment PPE, proper handling and application procedure. पेस्टिसाइड हैजार्ड क्या है, हैजार्ड मतलब नुकसान, है ना। पेस्टिसाइड हम लोग क्या देखे, पहले ही देखे। तो पेस्टिसाइड के यूज़ से जो भी हमारे लाइकलीहुड में अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड जो एंटर कर रहा है उससे जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हमको पड़ रहा है ना, वो क्या होता है, पेस्टिसाइड हैजार्ड होता है। अब पेस्टिसाइड के हैजार्ड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क है उससे उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो जो भी PPE होते हैं मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ करके इसके इफ़ेक्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो पेस्टिसाइड हैजार्ड क्या हुआ कि पेस्टिसाइड के एक्सपोजर से हमारे लाइकलीहुड में या फिर हमारे लिविंग सिस्टम में जो भी हैजार्ड हमको हो रहा है, जो भी रिस्क हो रहा है, वो क्या हुआ, पेस्टिसाइड हैजार्ड हुआ। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं, है ना, इनके कारण क्या होता है, आई इरिटेशन और इंजरी थ्रू कॉन्टैक्ट समटाइम रिजल्टिंग इन इरिवर्सिबल डैमेज, नोज, माउथ और थ्रोट इरिटेशन और इंजरी, स्वेलिंग, स्टिंगिंग और बर्निंग, परमानेंट रेस्पिरेटरी डैमेज ऑकर्स लेस ओफन। तो जो हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फ्यूमिगेंट, इन सब के कारण जो हमको हैजार्ड होता है उससे क्या होता है, हमारे आँखों में जलन हो सकती है, उनके कांटेक्ट से हमें एलर्जिक हो सकते हैं हम, है ना। क्या होता है, हमारा जो नोज़ है, माउथ है या फिर थ्रोट है, उनमें इरिटेशन या फिर जलन होने लगती है या इंजरी हो जाती है, कहीं पे स्वेलिंग हो जाता है, बर्निंग हो जाता है, स्टिंगिंग मतलब जलन होने लगती है ना। तो ये सब क्या हैं, कुछ पेस्टिसाइड हैजार्ड और उसके एग्जाम्पल हैं। और कभी कभी क्या होता है, परमानेंट रेस्पिरेटरी डैमेज हो जाता है, मतलब कि अस्थमा वगैरह हमको कॉज हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, पेस्टिसाइड हैजार्ड और उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, जिसमें हमने एंटोमोलॉजी पूरा सॉल्व किया, 2020-21 का क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड इफ़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकें। थैंक यू सो मच।